हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म। हिंदी में इसको बोलेंगे संघवाद। हिंदी में बोलेंगे इसको संघवाद। तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस ना करके चैप्टर एट ए ग्लैंस, मतलब ओवरव्यू इसका हम देखेंगे। चैप्टर एट ए ग्लैंस मीन्स कि इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने के दौरान हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, वो सब चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो हमारे चैप्टर की हेडिंग है फेडरलिज्म, इसका अर्थ बता देता हूँ। फेडरलिज्म एक कंसेप्ट है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिसके तहत किसी भी शासन व्यवस्था में, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन दोनों के बीच में आपस में पावर शेयर किए जाते हैं। तो बाकी हम इसको डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो सीखेंगे। अभी फिलहाल ओवरव्यू हम इसका ले रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर के दौरान हम क्या क्या सीखेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको दो तरह की गवर्नमेंट होंगी जिनमें कंपेयर करना पड़ेगा आपको। एक तो फेडरल यानी संघीय सरकार वर्सेज आपका यूनिटरी गवर्नमेंट। इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं, फिर जब डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं फेडरल जो कंसेप्ट है उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। फेडरल्स में 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, पावर, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जो पावर होगा, पावर डिवाइडेड बिटवीन, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी and various constituent एजेंसी और यूनिट। मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट और संविधान के द्वारा निर्मित और शासन व्यवस्था, जैसे स्टेट, थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वो सभी क्या करेंगे, उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा डिफरेंट लेवल एंजॉय पावर, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ पावर। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें 3 लेयर होंगे या 4 लेयर होंगे। किसी किसी कंट्री में 4 लेयर होते हैं, हमारे यहाँ 3rd लेयर है। तो इनका जो पावर का डिफरेंस होगा वो लेवल अलग होगा। सेंट्रल अपने जो पावर है, अपना जो क्षेत्र है उसमें पावरफुल होगा, उसी प्रकार स्टेट्स के कुछ पावर होंगे वो वहाँ पावरफुल होगा। तो ये इस तरह से उनके अलग अलग डोमेन्स होंगे, अपने अपने डोमेन्स में वो पावरफुल होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट की क्या सैलिएंट फीचर्स होते हैं। तो देखो, जैसा कि इसमें 2 और मोर देन 2 गवर्नमेंट होती हैं, इसमें यूनिटरी, जैसा कि नाम से लग रहा है यूनिटरी, एकल व्यवस्था होती है इसमें। तो 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला तो आपको डिफरेंस भी करवाया जा सकता है। तो ये जो हम एट ए ग्लैंस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो आपके बड़े क्वेश्चंस होंगे
लॉन्ग आंसर्स वो आपके इसमें हो जाएंगे क्लियर। नो डिवीजन ऑफ पावर, जब लेवल ही नहीं होगा तो डिवीजन कहाँ से होगा? यहाँ तो यूनिटरी लेवल है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पूरे पावर होंगे, तो नो डिवीजन ऑफ पावर, ये तो बेसिक सी बात है। तीसरी बात है सब यूनिट्स आर सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि देखो सब यूनिट्स जो होंगी, यानी इस पर्टिकुलर व्यवस्था का कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें सब यूनिट्स तो पक्का होंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप बैठे बैठे सारा शासन व्यवस्था देख ले, कुछ ना कुछ सब यूनिट जरूर होंगी। लेकिन ये सब यूनिट्स जो होंगी वो रियल में सब ऑर्डिनेट होगी, सब ऑर्डिनेट, यानी ये इनके अधीनस्थ होंगी, सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें और इसमें ये फर्क है कि यहाँ इंडिपेंडेंट होंगी अपने पावर में, डिफरेंट लेवल ऑफ पावर होगा, और यहाँ ये सब ऑर्डिनेट होंगी। अब अगला जो टॉपिक हम डिस्कस, अभी हमने यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में हमने डिफरेंस देखा। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम सिर्फ कंपेयर किया हमने, अब यहाँ से हम सिर्फ फेडरलिज्म को उठाएंगे। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा फैक्ट है वो है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यानी फेडरलिज्म जो होता है, संघवाद का जो ढांचा है, फेडरलिज्म, इसमें आप बिल्कुल एक चीज गौर करके चलो कि अभी तक हमने डिवीजन पढ़ा है पावर का, तो फेडरलिज्म का मतलब ही ये हो गया कि शेयर ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके हम टोटल 7 फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर्स है, जैसा कि पहले भी हमने देखा है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बार बार आएगी ये चीज, तो इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पहला फीचर्स। दूसरा फीचर है कि जितने भी इसके टीयर होंगे गवर्नमेंट के, उनका अपना ज्यूरिडिक्शन होगा। मींस ईच टीयर has its own jurisdiction। मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी हैं वो अपने एरिया में अपने उनका कुछ निश्चित ज्यूरिडिक्शन होगा, उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिडिक्शन होगा। और थर्ड टीयर जो गवर्नमेंट है, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनका अपना लेवल होगा। तीसरा, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो हम इसको समराइज यदि करें तो हम इसको लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, GUARANTED। मतलब जितना भी ज्यूरिडिक्शन होगा, जितने भी पावर होंगे, उनकी गारंटी कहाँ से मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक जो लेवल है गवर्नमेंट का, उसके रोल्स और उसके पावर्स, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ उसमें लिखा हुआ होगा। इसके अलावा यदि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई, ये कौन सा है वो, फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज लाना है तो ये जितने भी लेवल होंगे, अभी हम हमारे पर्सपेक्ट में देखें तो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या होगी, उसमें कंसेंट होगी या उनकी सहमति होगी। मतलब आज हमारे संविधान में किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन उसमें बराबर होना चाहिए। तो ये फेडरलिज्म का क्या है?
बेसिक फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या होगा, 4 हो गए। 5वां फीचर्स है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो जुडिशरी होगी वो कैसी होगी, इंडिपेंडेंट। जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी हमने पिछले क्लास के दौरान भी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, तो ये भी इसका फीचर्स है फेडरल गवर्नमेंट का। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी हर ऑर्गन को, 4, 5 और 6 फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। वित्तीय स्वायत्तता होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ निश्चित फाइनेंशियल पावर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग से निश्चित फाइनेंशियल पावर होंगे। और ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो दोनों के अलग अलग होंगे, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सब जो चीजें हैं, इनको जैसे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कैसे अचीव करने हैं, उसका कुछ मैकेनिज्म है। उसी मैकेनिज्म को हम थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर के दौरान सीखने की कोशिश करेंगे। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है फेडरलिज्म के कितने प्रकार हैं। फेडरलिज्म बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। तो रूट ऑफ फेडरलिज्म, देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गौर से समझिएगा। इसके 2 रूट्स होते हैं, उन रूट्स को हम बांट सकते हैं। पहला है आपका कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसके अपोजिट दूसरा होगा जो, वो होगा होल्डिंग टुगेदर आपका फेडरलिज्म। क्या अंतर होता है इसमें, देखो ये जो पहले प्रकार का है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इसमें क्या होता है कि आप ये समझो कोई कंट्री है, जैसे मानो ये कंट्री है। जब कंट्री आज़ाद होती है, कोई भी कंट्री, पर्टिकुलर कोई भी कंट्री हो, इसमें अलग अलग प्रोविंस है, अलग अलग स्टेट्स हैं। तो एक तरीका तो क्या होगा कि ये सारे मिलकर एक क्या बनाएंगे, एक फेडरल यूनिट बनाएंगे, कि सारे मिलकर एक संघीय ढांचा बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे कमिंग टुगेदर। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये ही कंट्री है, अलग अलग स्टेट्स है, इनको सबको मिला लिया जाता है, यानी ये अपनी मर्जी से अलग नहीं रह सकते, इनको मिलाकर जबरदस्ती एक यूनिट बनाई जाती है, फेडरल जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं होल्डिंग। तो हम इसका यदि एग्जांपल देखें तो यूएसए जो है, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, उन सब ने अपनी सहमति से मिलकर एक फेडरल स्टेट्स बनाया है, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोला जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये 50 राज्यों का एक समूह है, लेकिन इन सब ने अपनी सहमति से मिलकर वो बनाया। इसीलिए यहाँ 50 जो स्टेट्स हैं उनको इक्वली पावर है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वो अपने डोमेन में पूरी तरह से स्वतंत्र है। दूसरी ओर होल्डिंग इंडिया जो है, इंडिया का फेडरलिज्म ऐसा है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको मिलाकर, उनको पकड़ कर, या आप ये बोलो इकट्ठा कर एक देश बनाया गया है, तो ये होल्डिंग टुगेदर हो गया। अब आप एक चीज बताइए, इसमें राज्यों को ज्यादा ऑटोनॉमी रहेगी कि इसमें, जरा गौर कीजिए। तो जाहिर सी बात है इसमें, क्योंकि इसमें पूरी तरह से वो स्वतंत्र है। इसमें 50 स्टेट्स यदि बने हैं शुरू में, तो लास्ट तक कितने ही होंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्टेट्स को बदला जा सकता है, एक स्टेट्स के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, 2 स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट्स भी बनाया जा सकता है। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस होता है। तो वही बात होगी, इसको हम यदि लिखना चाहें तो स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट, यानी बड़ी यूनिट बनाने के लिए ये आते हैं। और इसमें क्या होता है कि लार्ज कंट्री जो है, जैसे कि हमारा कंट्री है, लार्ज कंट्री वो डिवाइड होता है। जैसे हमारा कंट्री अलग अलग 28 स्टेट्स में डिवाइड है,
तो इंडिया, बेल्जियम और स्पेन इसके एग्जाम्पल हो गए। इसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आप बेसिक ये याद रखो, यूएसए और इंडिया। अब हम अभी तक तो हमने ओवरऑल जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट था वो सीखा। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फीचर्स देखेंगे। तो फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इसको हम डिस्कस करते हैं सेम उसी मेथड में जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया। तो इंडियन फेडरलिज्म जो है उसके फीचर्स में सबसे पहला है 3 लिस्ट सिस्टम। 3 लिस्ट सिस्टम, 3 लिस्ट होती हैं जिनमें ये लिखा होता है कि किसकी कितनी पावर है। इसको हम अगले सेम इसी कंसेप्ट में आगे से इसको डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी कि वो लिस्ट कौन सी है। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, जिस पर पावर बनाने का अधिकार सिर्फ जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। रेलवे हो गया, ये इसमें होंगी। दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट, दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट। हाँ, इससे पहले अभी इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट। जब इनिशियली हमारा संविधान बना था तब इसमें 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे। इस स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं 61, इनिशियली थे ये 66। एक तीसरी होती है कंकरेंट, कंकरेंट संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें अभी हैं 52 सब्जेक्ट, इनिशियली इसमें थे 57। तो कंकरेंट जो लिस्ट है उसका मतलब ये हुआ कि इस पर ये दोनों अधिकार रखते हैं कानून बनाने के, लेकिन यदि इन दोनों में किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो किसका रूल प्रिवेल करेगा? यूनियन गवर्नमेंट का। तो इस तरह से हमारे यहाँ 3 लिस्ट सिस्टम है। तो ये फेडरलिज्म का कंसेप्ट है कि इसमें जो 100 सब्जेक्ट होंगे उस पर कानून सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। 61 जो सब्जेक्ट हैं इस पर कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट की जो 61 जो है उनमें इंपॉर्टेंट है, जैसे पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन तो कंकरेंट में आती है। कंकरेंट में जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट और आपका मैरिज, सक्सेशन और कई चीज़ें इसमें हम डिटेल में आगे सीखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। इन सब के अलावा, इन तीनों के अलावा एक लिस्ट और होती है, उसको बोला जाता है, वो ना तो इसमें रखी जाती है, उसको बोला जाता है रेजिड्यूरी लिस्ट। रेजिड्यूरी लिस्ट मीन्स ऐसे कोई इश्यू, ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई विषय जिस पर कानून बनाने की जरूरत हो और वो इन तीनों में कवर ना हो तो वो इस सूची में मिलेगा, इस लिस्ट में मिलेगा, और इस पर कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार है यूनियन गवर्नमेंट का। तो आपको लिस्ट सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा फीचर्स है स्पेशल स्टेटस ऑफ सम स्टेट्स। स्पेशल स्टेटस ऑफ सम स्टेट्स, जैसे अभी तक 370 आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को स्टेटस था। इसके अलावा 371 में है, 372 में है। जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के सारे कंट्री हैं, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, आपका हिमाचल है, इन सबको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाया गया है वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ के रिसोर्सेज के आधार पर। यदि किसी स्टेट्स में कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उसको स्पेशल स्टेटस के तहत यूनियन गवर्नमेंट कुछ अलग से एड प्रोवाइड करती है, जिससे कि वहाँ की जनता की वेलफेयर को सुनिश्चित किया जा सके। यही कंसेप्ट यदि आप देखेंगे कहाँ,
यूएसए में, तो यूएसए में ऐसा नहीं है, वहां सब इक्वली है, वहां किसी प्रकार का कोई स्पेशल स्टेटस का प्रोविजन नहीं मिलेगा। तीसरा है स्मॉलर यूनिट्स जो हैं, स्मॉलर यूनिट, यूनिट enjoys limited power, enjoys limited power। एग्जाम्पल आपका दिल्ली और चंडीगढ़, ये जो हैं इनको लिमिटेड पावर होती है। ये है तो स्टेट, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जो स्टेट हैं, फुल फ्लैश जो स्टेट हैं, स्टेटहुड का दर्जा जिन स्टेट्स को है, उनके मुकाबले इनको कम पावर होती है, ये कम पावर को एंजॉय करते हैं। तो ये यहाँ का एक वो है। इसके अलावा बाइलेटरल डिसीजन मीन्स कोई भी डिसीजन होगा तो वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर लेंगी। बाइलेटरल डिसीजन का मतलब यही हो गया, कोई इंपॉर्टेंट इश्यू जो संविधान या संविधान के प्रश्न से जुड़ा है या संविधान की मूल भावना उसमें छुपी है, तो वो सब डिसीजन कैसे होंगे, बाइलेटरल। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसमें कुछ इंप्लीमेंट कर दे। फिर वही इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये इंडियन फेडरलिज्म की भी विशेषता है। तो आप अंतर कर सकते हैं कि किस तरह से एक बेसिक जो होता है सभी कंट्रियों के लिए जो फेडरलिज्म है उसमें और इंडियन फेडरलिज्म में भी क्या अंतर है, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे अलग से इसको, यहां एक्सट्रैक्ट करेंगे लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या लिस्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 तरह की लिस्ट। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, सबसे पहले आपकी यूनियन लिस्ट को हम डिटेल में सीख लेते हैं, फिर बाद में हम स्टेट लिस्ट में आएंगे, फिर कनकरेंट में, फिर जो लास्ट में अपनी बचेगी रेजिड्यूरी लिस्ट उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, इसकी क्या विशेषता होगी। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होंगे जो नेशनल इंटरेस्ट के होंगे, जो पूरे देश के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होंगे वो इसमें रखे जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो तो या फेडरल गवर्नमेंट बोलो, एक ही बात है, यूनियन गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे आपका फॉरेन मिनिस्ट्री। आपने कभी सुनी है किसी स्टेट्स के पास में फॉरेन मिनिस्ट्री हो, नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी सुना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री है किसी स्टेट्स के पास, नहीं मिलेगा। वहीं आप होम मिनिस्ट्री देखो, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री भी है और स्टेट्स के पास भी होम मिनिस्टर है, मतलब वहां की सेंट्रल पुलिस होगी, यहाँ की लोकल पुलिस। तो लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था स्टेट्स के पास होती है। इसके अलावा आपका करेंसी, क्या किसी स्टेट्स के पास ये पावर है कि वो मुद्रा वगैरह छाप सके, करेंसी को छाप सके, नहीं। रेल सिर्फ भारतीय रेल है। क्या आपने सुना है कि भाई दिल्ली रेल या फिर आंध्र प्रदेश रेल, महाराष्ट्र रेल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब मिनिस्ट्री के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यूनियन मिनिस्ट्री या यूनियन गवर्नमेंट के पास होंगे। तो ये रहा आपका यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट है आपकी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वही चीज, स्टेट इंटरेस्ट के सब्जेक्ट इसमें होंगे, पहली बात। दूसरी बात, केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट इसमें कानून बना सकती है, कानून का फॉर्मेशन कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल। तीसरा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें सब्जेक्ट हैं, जैसे पुलिस, इसके अलावा आपका ट्रेड,
इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर, इरिगेशन और हेल्थ, ये सब चीजें, और भी इसके अलावा 61 सब्जेक्ट हैं। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें बताए। तीसरा कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट पे कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? तो इसमें वो सारे सब्जेक्ट रखे जाते हैं जिनमें कॉमन इंटरेस्ट हो, यानी जरूरत पड़े तो स्टेट भी अपने हिसाब से कानून बना ले और यूनियन भी उसमें कानून बना ले। जैसे कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें रखे जाते हैं। कानून कौन बना सकते हैं? बोथ द गवर्नमेंट, बोथ, ठीक। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? जैसे इसमें एजुकेशन जैसे स्टेट गवर्नमेंट की अलग स्कूल्स होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग स्कूल, जैसे केंद्रीय विद्यालय, एनबीएस वगैरह, ये सब सेंट्रल की स्कूल्स का पार्ट है। फॉरेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट विशेष भी अपना कानून बना सकता है और जरूरत पड़े तो यूनियन गवर्नमेंट में। लेकिन ध्यान रहे, इनमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? यूनियन गवर्नमेंट का। एग्जांपल ले लो, एजुकेशन को देखो, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है 2019, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेट्स को अपनी अपनी पॉलिसी बनानी है, तो यहां सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की चलेगी। ऐसे ही कोई और भी कन्फ्लिक्ट होगा तो इसको माना जाता है। अब आपको क्लियर रहेगा। तीसरा है, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस तो खैर हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। दूसरा है रेज्यूडरी लिस्ट। वो सारे सब्जेक्ट जो इनमें कवर नहीं होते, क्योंकि इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? यहाँ 100 है, यहाँ 61 है, यहाँ 52 है। इनिशियली यहाँ 97 थे, यहाँ 66 थे और यहाँ 47 थे। ये सारे सब्जेक्ट के तहत कोई ऐसा कानून आ गया कि इनमें कवर नहीं हो रहा तो उसको यहाँ रखा जाएगा, तो हम उसको बोल सकते हैं न्यू सब्जेक्ट। कोई नया, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, जैसे डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आ रही है, तो नए नए कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे जब हमारा संविधान लिखा गया था तब डेटा प्रोटेक्शन करके कोई चीज नहीं होगी, मोबाइल टेक्नोलॉजी कोई चीज नहीं होगी, इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, साइबर क्राइम इतना नहीं था। तो इनको लेकर यदि कोई रूल बनाना पड़ेगा तो वो तो इनमें होंगे नहीं, तो वो सब फिर इसमें आएंगे। तो इसमें केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कि इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया में कैसे कैसे, अब ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिकली है, या सॉरी सिर्फ सिद्धांत में है या फिर प्रैक्टिकल इसको एक्सरसाइज भी किया जाता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से इंडिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म है? तो देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला हमारे यहां लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, मतलब किसी भी स्टेट्स पर हमारा संविधान या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये थोप नहीं सकती या इस तरह से बाइंड नहीं कर सकती कि वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को अपना राज्य की भाषा बनाए। सभी को यहाँ अधिकार है। जैसे तमिलनाडु में तेलुगु में सारा काम होता है, इंग्लिश में सारा काम होता है, केरल में मलयालम में सारा काम होता है, कर्नाटक में कन्नड़ में सारा काम होता है। तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे हैं। हमारे यहाँ लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का निर्माण हुआ है। 1956 में आंध्र प्रदेश पहला स्टेट ऐसा था जिसको भाषा के आधार पर
अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था। उससे पहले वो मद्रास पूरा एक स्टेट हुआ करता था। फिर धीरे धीरे इसका क्रम चलता रहा। फिर मराठी के आधार पर महाराष्ट्र को अलग किया गया, गुजरात को अलग किया गया। फिर आपके मलयालम के आधार पर केरल और कन्नड़ के आधार पर कर्नाटक अलग हुए। तो ये धीरे धीरे लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट्स अलग हुए हैं। तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म का एक ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, या ये उसका ये क्या है, प्रूफ है। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी हमारी क्या है कि इनिशियली जब हमारा संविधान बना तो उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो होगी हिंदी। लेकिन क्योंकि हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे तो सारा राजकार्य और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम किस में होता था, इंग्लिश में। तो ये उस समय प्रोविजन किया गया था कि इनिशियली हमारा सारा काम किस में होगा, इंग्लिश में, 15 साल तक, 1965 तक। और उसके बाद में धीरे धीरे इसको रिप्लेस करके और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दी जाएगी। लेकिन जब ये पॉलिसी हमारे यहाँ आनी शुरू हुई 1957 में ही लोगों ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश को हटाओ और हिंदी को लागू करो। तो इसके रिपरकशन क्या हुए कि जो सदर्न स्टेट या नॉन हिंदी जो स्टेट्स थे उनको ऐसा लगा कि इससे तो हमारे कल्चर और हमारी आइडेंटिटी पे फर्क पड़ेगा और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर लास्ट में 1966 में इंदिरा गांधी जब हमारी प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने एक नई पॉलिसी इजाद की इन सब के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए। जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स जो थे आपके, पश्चिम बंगाल, तो इन स्टेट्स के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इजाद किया। 3 लैंग्वेज। इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में क्या था कि हर स्टेट्स को हिंदी प्लस इंग्लिश तो सिखानी है, यानी एजुकेशन जो होगी उसमें हिंदी और इंग्लिश तो चलेगी, प्लस में एक लोकल लैंग्वेज वो ले सकते हैं। जैसे तो ये 3 लैंग्वेज हो गई। जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश के साथ संस्कृत या कोई थर्ड लैंग्वेज, जैसे जर्मन ले लो, तेलुगु ले लो, तमिल ले लो, कन्नड़ ले लो, कोई भी जो हमारे संविधान में 24 लैंग्वेज हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको इन 2 के अलावा सिखानी है। तो ये 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला हमारे, हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। तो ये लैंग्वेज पॉलिसी है। आगे है हमारा सेंटर और स्टेट रिलेशन। हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट के रिलेशन ऐसे हैं कि सेंटर अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, स्टेट अपनी पावर एक्सरसाइज करता है। कभी कभी सेंटर में विपक्षी पार्टी की गवर्नमेंट होती है, स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार होती है, लेकिन इससे वहाँ के राज्यकार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये फेडरलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। लास्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ कि ऊपर ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इसके पास कुछ पावर होंगी, फिर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होगी, इसके पास कुछ पावर होगी, फिर लेवल 3rd में होगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनके अलग पावर होंगे। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज का कंसेप्ट। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे इंडिया में हैं, इसलिए फेडरलिज्म हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब इस डिसेंट्रलाइज को थोड़ा सा डिटेल में सीख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो डिसेंट्रलाइज्ड जिसम इन इंडिया। देखो, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को करने के लिए जब हमारा इंडिया का संविधान बना था उस समय हमारा कंट्री में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कंसेप्ट नहीं था। 1991 में
73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना 1991 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आए, उसके तहत हमारे संविधान में ये पास किया गया कि हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट का थर्ड लेयर भी होगा। उससे पहले दो ही लेयर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये सब चीजें लागू हुई 1991 में और इनके तहत ये लागू हुई। तो अब इनके प्रोविजंस क्या थे, इनके प्रोविजंस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के जो थे 73rd के तहत तो किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और 74th के तहत जो अर्बन एरिया था यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी इसके तहत गठित की गई। तो इसमें क्या प्रोविजन किए गए, प्रोविजन दोनों में सेम थे, बस 73rd गांवों के लिए था और ये शहरों के लिए था। इसके कुछ प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन था मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन। ये प्रोविजन कर दिया गया कि गांवों के लिए जो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत होंगी उनके लिए मैंडेटरी रूप से रेगुलर इलेक्शन होंगे, हर 5 साल के बाद में इलेक्शन होने ही है। और ये जो काम करेगा वो कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आपने इंडिया का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके बारे में तो आपने सीखा था पिछली क्लास में, ECI इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन करना, राष्ट्रपति के इलेक्शन करना, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन करना, और स्टेट असेंबलीज जो होंगी जैसे विधानसभा के इलेक्शन भी वो करेगा कौन, आपका ECI इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होगा उसका काम होगा पंचायती राज और नगर पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो इलेक्शन होंगे रेगुलर, उनको ये कंडक्ट करवाएंगे। तीसरा रहा, इसमें सीट्स रिजर्व कर दी गई इस प्रोविजन के तहत, STs, SCs, वुमेन्स, इनके लिए सीट्स का रिजर्वेशन का वो किया गया। इसके अलावा एक प्रोविजन और किया गया कि ठीक है भैया आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी बना रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बना रहे हैं, तो इनको पैसा तो चाहिए ना, बिना पैसे कैसे काम करेंगे। तो जो स्टेट्स होंगे वो कुछ रेवेन्यू इनसे शेयर करेंगे, तो रेवेन्यू शेयरिंग का प्रपोजल भी इसमें रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट इसके वो थे। अब ये आपको पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रूरल एरिया के लिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन एरिया के लिए। तो हमने ये चैप्टर को सरसरी तौर पे देख लिया। वैसे तो हम इसका लगभग 80% पार्ट क्लियर कर लिए, लेकिन फिर भी हम इसको एक डिटेल में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। आप इन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।